नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोगों ने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स की बात किया था और हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से इंडिविजुअल एटम्स के केस में हम लोग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, लेकिन जब उस तरह के बहुत सारे एटम्स क्लोजर आते हैं सॉलिड फॉर्म करने के लिए तो हम लोग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की बात नहीं कर पाते, हम लोग एनर्जी बैंड्स के टर्म्स में सारी बातें करते हैं। और उसमें हमने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दो तरह के बैंड्स की बात किया था और ये भी कहा था कि वैलेंस बैंड की हाईएस्ट एनर्जी और कंडक्शन बैंड की लोवेस्ट एनर्जी के बीच का जो एनर्जी का गैप होता है, डिफरेंस होता है, फासला होता है, वो फॉरबिडन एनर्जी गैप या सिंपली एनर्जी गैप कहलाता है। तो किस तरह का बैंड बनाने वाला सॉलिड कंडक्टर होगा, किस तरह का बैंड बनाने वाला सॉलिड सेमीकंडक्टर होगा और किस तरह का बैंड बनाने वाला सॉलिड, किस तरह का बैंड स्ट्रक्चर वाला सॉलिड इंसुलेटर होगा। तो बैंड फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कैसे बन रहे हैं और फॉरबिडन एनर्जी गैप कितने की क्रिएट हो रही है, इसके आधार पर हम लोग सॉलिड का डिस्टिंक्शन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में कैसे करते हैं, इसकी चर्चा आज के क्लास में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सोडियम के तरह का बैंड स्ट्रक्चर बनाने वाला सॉलिड, सोडियम के तरह का बैंड स्ट्रक्चर बनाने वाला सॉलिड कंडक्टर होता है। सोडियम इज ए कंडक्टर एज वी ऑल नो। तो क्या है सोडियम में, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिखा था 1s2 2s2 2p6 3s1। और सोडियम के केस में ये वाला 2p वाले जो लेवल्स हैं, 2pe एनर्जी वाले जो लेवल्स हैं, वो लेवल्स मिलकर के वैलेंस बैंड बना रहे होते हैं और 3s वाले लेवल्स और उसके ऊपर के लेवल्स जो हैं वो कंडक्शन बैंड हैं। तो क्या है इसमें, ये 2p वाला लेवल तो कंप्लीटली फिल्ड है, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। 3s1 वाला सारा का सारा लेवल सारे एटम का मिलकर के वो कंडक्शन बैंड बना रहा है। तो सोडियम में क्या होता है कि दिस वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, this valence band is completely filled and this conduction band is just half filled at 0 Kelvin temperature। बहुत लो टेम्परेचर पर ये जस्ट हाफ फिल्ड होता है। 3s में दो स्टेट्स अवेलेबल हैं जिसमें से एक स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, तो आउट ऑफ 2 अवेलेबल स्टेट्स 1 इज फिल्ड। तो नीचे से वो सारे के सारे 3s लेवल्स की एनर्जी जब अलग अलग एटम्स थे तो इक्वल था, लेकिन जब वो क्लोजर आकर के सॉलिड फॉर्म किए होंगे तो कुछ लेवल की एनर्जी बढ़ गई होगी, कुछ की घट गई होगी, कुछ की अनचेंज्ड भी रही होगी और वो सब मिल करके एक सर्टेन मिनिमम से एक सर्टेन मैक्सिमम के बीच कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जीज के एनर्जी लेवल्स बनाए होंगे जो एक बैंड कहा जा रहा है। तो 0 केल्विन के टेम्परेचर पर सबसे कम एनर्जी वाले से लेकर के और आधा तक का लेवल भरा हुआ होगा और उसके ऊपर का सारा लेवल एम्प्टी होगा। तो ऐसा बैंड स्ट्रक्चर, यहां देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप है,
ऐसा नहीं कि सोडियम में फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है, फॉरबिडन एनर्जी गैप इज नॉट जीरो, एन एप्रिसिएबल फॉरबिडन एनर्जी गैप इज देयर, बट इवन एट 0 केल्विन कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। सो कंडक्शन बैंड इज पार्टली फिल्ड। ये कैसा स्ट्रक्चर है? वैलेंस बैंड तो कंप्लीटली फिल्ड होगा ही, इसको बताने की जरूरत नहीं है। कंडक्शन बैंड के साथ दो पॉसिबिलिटीज थी, वो कंप्लीटली एम्प्टी हो सकता है या पार्टली फिल्ड हो सकता है। सोडियम के केस में वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड इज पार्टली फिल्ड या पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड and an energy gap is there, and a forbidden energy gap is there। तो इस तरह का बैंड स्ट्रक्चर बनाने वाला सॉलिड कंडक्टर होता है, सोडियम कंडक्टर है। क्यों कंडक्टर होता है इसको अब आप समझ सकते हैं। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब आप ओम्स लॉ वगैरह पढ़ रहे थे तो हम लोग कहते थे कि कंडक्टर्स के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो वहां पर अलग तरह से बातों को समझा दिया जाता था कि हर एटम के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन अपने एटम से डिटैच हो जाता है और पूरे क्रिस्टल लैटिस में कहीं भी आने जाने के लिए वो फ्री होता है, वो रहता है सॉलिड के अंदर ही, लेकिन वो अपने रेस्पेक्टिव एटम के न्यूक्लियस से बाउंड नहीं रहता है, वो फ्री हो जाता है और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं। तो एक्चुअली जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और क्या होगा जब आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगा और फोर्स लगा करके उस पर वर्क करेगा, उसको डिस्प्लेस करेगा, फोर्स लगाएगा, वर्क करेगा, उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी। तो ऑलरेडी वो जिस एनर्जी लेवल में है अब उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ गई, उससे स्लाइटली ज्यादा एनर्जी का एम्प्टी लेवल अवेलेबल है, आधा ही भरा हुआ है, ये बहुत सारे एम्प्टी लेवल्स अवेलेबल हैं। तो इलेक्ट्रॉन सॉलिड के अंदर क्या करेगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है उस पर, उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है और यहां पर उससे स्लाइटली ज्यादा एनर्जी का एम्प्टी लेवल अवेलेबल है तो वो इससे इसमें चला जाएगा, उसके बाद भी एम्प्टी लेवल्स अवेलेबल हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए अलाउड एम्प्टी एनर्जी लेवल्स रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी अलाउड एनर्जी लेवल में ही रह सकता है, कहीं भी नहीं रह सकता है वो, तो जब उसको अलाउड लेवल्स मिलता चला जाएगा तभी वो एक लेवल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, मैंने कहा था कि ये लेवल्स डीलोकलाइज्ड होते हैं पूरे सॉलिड के अंदर में। तो एक लेवल से दूसरे एम्प्टी लेवल में, दूसरे एम्प्टी लेवल से तीसरे एम्प्टी लेवल में वो जा सकता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना पॉसिबल हो पाता है और इस तरह से कंडक्शन हो पाती है। तो इस तरह के सॉलिड्स जहां कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है इवन एट 0 केल्विन, और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स पर वो फील्ड फोर्स लगाता है, वर्क करता है और वो एक लेवल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और बहुत सारे एम्प्टी लेवल्स अवेलेबल होते हैं जिनमें वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में वो इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल हो पाता है और ऐसे सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो दिस इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड दे स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वन एम्प्टी लेवल टू द अदर, फ्रॉम द अदर टू स्टिल अनदर, और इस तरह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसको आप कहते हैं उनका
ड्रिफ्ट पॉसिबल हो पाता है एंड हेंस एन इलेक्ट्रिक करंट रिजल्ट्स व्हेन वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक तो इस तरह का बैंड स्ट्रक्चर बनाने वाला सॉलिड, जिसमें आप देखिए वैलेंस बैंड बना हुआ है सेकेंड शेल में, एल शेल में, और कंडक्शन बैंड बना हुआ है एम शेल में। मतलब कि शेल बदल गई तो एनर्जी काफी बदला होगा। सो अ फॉरबिडन एनर्जी गैप इज देयर बट इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड एंड ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्टेट्स ऑल्सो आर अवेलेबल। तो इस तरह का सॉलिड जिसमें एनर्जी गैप तो है लेकिन कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री एनर्जी लेवल्स, एम्प्टी एनर्जी लेवल्स भी अवेलेबल हैं, तो इस तरह का बैंड स्ट्रक्चर बनाने वाला सॉलिड कंडक्टर होता है। सोडियम इज ए वेरी गुड कंडक्टर। मैग्नीशियम जस्ट इससे एक ज्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑल्सो इज ए कंडक्टर। तो मैग्नीशियम में जिस तरह का बैंड स्ट्रक्चर बनता होगा वैसे बैंड स्ट्रक्चर बनाने वाले सॉलिड्स भी कंडक्टर होंगे। तो मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब जरा देखिए यहां तक तो कंप्लीटली फिल्ड है। 3s वाले लेवल्स, हर एटम के 3s लेवल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हर एटम में 3se एनर्जी वाले 2 स्टेट्स अवेलेबल होंगे और 2 ऑक्युपाइड हैं, मतलब वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो दिस इज कंप्लीटली फिल्ड विथ हाईएस्ट एनर्जी। इसका मतलब कि वैलेंस बैंड आपका यहां बनने वाला है मैग्नीशियम में, और 3p के बाद वाले सारे लेवल्स कंप्लीटली एम्प्टी हैं एट 0 केल्विन। एट 0 केल्विन अगर रूम टेम्परेचर की बात करेंगे या हायर टेम्परेचर की बात करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से आगे चला जाएगा। सो 0 केल्विन के टेम्परेचर पर हम लोग कह सकते हैं कि यहां तक के सारे स्टेट्स कंप्लीटली फिल्ड हैं और इनके बाद वाले कंप्लीटली एम्प्टी हैं। तो एक तरह से मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, वैलेंस बैंड बन रहा है 3s में, और कंडक्शन बैंड, देखिए एनर्जी मुख्य रूप से डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बदलने से एनर्जी लार्जली बदलती है, लार्ज चेंज होता है एनर्जी में। एक ही शेल के डिफरेंट सबसेल्स के एनर्जीज लगभग बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। तो वैलेंस बैंड बना हुआ है थर्ड शेल में और कंडक्शन बैंड भी बनेगा थर्ड ही शेल में, तो ये लगभग एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। कंडक्शन बैंड की लोएस्ट एनर्जी और वैलेंस बैंड की हाईएस्ट एनर्जी लगभग एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो नियरली 0 है इस तरह के सॉलिड्स में, मैग्नीशियम के तरह के सॉलिड में, और ये कंप्लीटली फिल्ड है। दिस इज कंप्लीटली फिल्ड एंड दिस इज कंप्लीटली एम्प्टी। लेकिन चूंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है तो लगभग ऐसी परिस्थिति लग रही है, जैसे लग रहा है कि यहां इसके ऊपर बहुत सारे एम्प्टी स्टेट्स हैं, तो अगर आप फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी लेकर के और स्लाइटली ज्यादा एनर्जी वाले एम्प्टी स्टेट में जाएगा, और उसके आगे भी बहुत सारे एम्प्टी स्टेट्स अवेलेबल हैं, तो एक एम्प्टी स्टेट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में वो जा सकता है। और जैसे ही हम लोग फील्ड अप्लाई करेंगे electrons will start drifting under the influence of that field because large number of empty states are available. Forbidden energy gap लगभग है ही नहीं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप नियरली 0 है। तो आप यहां से यहां तक कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी लेवल्स जैसा सिचुएशन मान सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि यहां तक फील्ड है और इसके ऊपर का सारा एम्प्टी है,
मतलब कुछ ऐसी ही परिस्थिति है यहां भी। सो इस तरह का बैंड स्ट्रक्चर बनाने वाला सॉलिड भी, जिसमें कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, कंप्लीटली एम्प्टी है एट 0 केल्विन, और फॉरबिडन एनर्जी गैप लगभग 0 है। इस तरह का बैंड स्ट्रक्चर बनाने वाला सॉलिड भी कंडक्टर होगा, और इसीलिए मैग्नीशियम इज ए गुड कंडक्टर। तो इस दो तरह का बैंड स्ट्रक्चर बनाने वाला सॉलिड कंडक्टर होता है। और ऐसा सॉलिड, ये कंडक्टर्स हैं, दीज आर कंडक्टर्स। और ऐसा सॉलिड सेमीकंडक्टर में क्या होगा? सेमीकंडक्टर जिसमें वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड is completely empty, and there is a forbidden energy gap of the order of nearly 1 electron volt, not exactly 1 electron volt। अलग अलग सेमीकंडक्टर्स में अलग अलग वैल्यूज होंगे। जैसे जर्मेनियम के केस में ये 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब कि ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। ओके, सो ये कैसा बैंड स्ट्रक्चर है? वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड इज completely empty at 0 Kelvin, and there exists a forbidden energy gap of nearly 1 electron volt। इस तरह का बैंड स्ट्रक्चर बनाने वाला सॉलिड सेमीकंडक्टर होता है। यहां पर मैं थोड़ा एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करना चाहूंगा। आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है, जर्मेनियम इज अ वेरी गुड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर, और अगर आपको याद हो तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? What is the atomic number of silicon? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। तो अगर सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखें, देन व्हाट विल इट बी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ऐसा होगा। और इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो ये सारे तो कंप्लीटली फिल्ड हैं ही, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, और ये पार्टली फिल्ड है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या यहां हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज कंडक्शन बैंड, 3p वाले जितने भी लेवल्स हैं, जितने एटम्स मिलकर के सॉलिड बनाए हैं, उन सारे के सारे एटम्स के 3p वाले लेवल्स मिलकर के कंडक्शन बैंड बना रहे हैं, और उन सारे के सारे एटम्स के 3s वाले लेवल्स मिलकर के वैलेंस बैंड बना रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन में ऐसा ही लिखा था, कंप्लीटली फिल्ड बैंड विथ हाईएस्ट एनर्जी इज वैलेंस बैंड, और पार्टली फिल्ड बैंड और कंप्लीटली एम्प्टी बैंड विथ लोवेस्ट एनर्जी इज कंडक्शन बैंड। तो 3p और उसके ऊपर वाला सारा, 3p और इससे ज्यादा एनर्जी वाला सारा कंप्लीटली एम्प्टी है, और 3p वाला पार्टली फिल्ड है। तो ये पार्टली फिल्ड विथ लोवेस्ट एनर्जी है, और ये कंप्लीटली फिल्ड विथ हाईएस्ट एनर्जी है। इन सब से इसकी एनर्जी ज्यादा है।
तो क्या हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन में जब सिलिकॉन के बहुत सारे एटम्स मिल करके सिलिकॉन का सॉलिड फॉर्म करते हैं तो सारे के सारे एटम्स के 3s वाले लेवल्स मिल करके वैलेंस बैंड बनाते हैं और सारे के सारे एटम्स के 3p वाले लेवल्स मिल करके कंडक्शन बैंड बनाते हैं। अगर ऐसा है तो सिलिकॉन वुड हैड बीन अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर, excellent conductor, and its conductivity might have been very large। क्यों? अगर ऐसा होगा तो सिलिकॉन में सोडियम वाली प्रॉपर्टी भी रहेगी और मैग्नीशियम वाली प्रॉपर्टी भी रहेगी। कैसे? सोडियम में क्या होता था? वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड। यहां भी देखिए वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड। अगर ये कंडक्शन बैंड है तब पार्शियली फिल्ड। और मैग्नीशियम में क्या होता था? जिस शेल में वैलेंस बैंड बना हुआ है उसी शेल में कंडक्शन बैंड बना हुआ है। यहां भी थर्ड शेल में वैलेंस बैंड, थर्ड शेल में कंडक्शन बैंड, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड लगभग एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 के आसपास होगी। तो मैग्नीशियम वाली प्रॉपर्टी भी है और सोडियम वाली प्रॉपर्टी भी है, तो इसको तो बहुत अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। बट सिलिकॉन इज ए वेरी गुड सेमी कंडक्टर, इट इज नॉट कंडक्टर एट ऑल। सो व्हाट हैपेंस? वेयर इज द वैलेंस बैंड? इज इट नॉट द वैलेंस बैंड? इज इट नॉट द कंडक्शन बैंड? ये समझना है। तो यहां एक इंटरेस्टिंग फिजिक्स या केमिस्ट्री है जिसको समझने की जरूरत है। अगर आप एक एक्सिस पर इंटर एटॉमिक सेपरेशन को प्लॉट करें, ये है इंटर एटॉमिक सेपरेशन, इस एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हैं और इस एक्सिस पर एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं और इन दोनों लेवल्स की एनर्जीज प्लॉट करें। ये मान लीजिए 3s है और ये 3p है। 3p की जो एनर्जी थी उसको हम लोग 3pe कह रहे थे और अलग अलग एटम्स जब था तब, और 3s की जो एनर्जी थी उसको हम लोग 3se कह रहे थे पिछले क्लास में। तो सपोज कीजिए ये उतना सेपरेशन है जितने सेपरेशन तक एटम्स इतने दूर दूर हैं कि एक एटम का दूसरे पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है और सारे के सारे एटम वन इंडिविजुअल आइसोलेटेड एटम की तरह हैं और सारे के सारे एटम के 3s वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिल्कुल बराबर है 3se और सबके 3p की एनर्जी बिल्कुल बराबर है, सबकी एनर्जी है 3pe। अब उसको और क्लोजर लाते हैं, और क्लोजर लाएंगे तो कुछ की एनर्जी बढ़ेगी कुछ की घटेगी। तो यहां के बाद ये ऐसा सेपरेशन है कि इसके बाद अगर इसे कम करेंगे इंटर एटॉमिक सेपरेशन सॉलिड फॉर्म करने के लिए और क्लोजर और क्लोजर और क्लोजर और क्लोजर लाएंगे, तो इतना से कम सेपरेशन पर जब आता है तो एनर्जी लेवल्स जो हैं उनकी डिजेनरेसी टूटनी शुरू होती है और अब सबके सब इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन पर उसके नेबरिंग एटम्स का थोड़ा बहुत प्रभाव होना शुरू होता है और उनके पोजीशन पर के इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बदलना शुरू करते हैं, जिसके वजह से कुछ लेवल्स, अब सारे के सारे 3p लेवल्स की एनर्जी, सारे एटम के अंदर के 3p वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब बराबर नहीं रहने वाली है, किसी में बढ़ जाएगी किसी में घट जाएगी किसी में अनचेंज रहेगी और ये अब बैंड बनाना शुरू कर देगा। इस तरह से बैंड बनाता है, ऐसे बैंड बनाता है। और अगर इससे भी ज्यादा क्लोजर लाते हैं तो ये और ज्यादा प्रभाव पड़ता है और मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का फासला ये और ज्यादा बढ़ता है और एक सर्टेन सेपरेशन पर आकर के ये दोनों मर्ज टुगेदर हो जाते हैं। अब देखिए इसके कुछ लेवल्स इसमें मिक्स हो गए और इसके कुछ लेवल्स इसमें मिक्स हो गए।
अब कौन 3p है और कौन 3s है, वी डोंट नो। अब ये सारे हर एटम का 6 लेवल ये और हर एटम का 2 लेवल ये मिल करके 8 लेवल, और वैसे वैसे अगर n एटम्स हैं तो 8n लेवल्स, और वो मिक्स टुगेदर हो गए। अब क्या है कि यहां से यहां तक इसका कुछ लेवल इधर पेनेट्रेट कर गया, इसका कुछ लेवल का एनर्जी इतना घट गया कि वो 3s के तरफ आ गया। सो अब वो मिक्सड अप हो गए, और अब हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनडिस्टिंग्विशेबल है। अब कौन इलेक्ट्रॉन इसका वाला है, कौन इलेक्ट्रॉन इसका वाला है, वी डोंट नो। तो सारे के सारे 18 लेवल्स एक साथ मर्ज टुगेदर कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, और एक सर्टेन से अभी भी सॉलिड फॉर्म नहीं किया है, अभी भी सॉलिड फॉर्म नहीं किया है, अभी और क्लोजर लाना है। सॉलिड में जिस ऑर्डर का इंटर एटॉमिक सेपरेशन होता है, अभी उससे ज्यादा सेपरेशन पर हम हैं, तब ऐसी स्थिति होती है। और जब इससे भी ज्यादा क्लोज आ पाते हैं तो ये जो टोटल 8n लेवल्स हैं, इसमें से या 8 एक एटम में ये दोनों मिलाकर के 8 है, और वैसे वैसे n एटम्स हैं तो टोटल 8n लेवल्स हैं। उसमें से कुछ लेवल आधा ऊपर चला जाता है और आधा नीचे चला आता है। फिर इस तरह से जब एटम्स क्लोज आते हैं तो हर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पर नेबरिंग एटम्स का इस तरह से इन्फ्लुएंस होता है, और उनके एनर्जीज इस तरह से चेंज करते हैं कि सिलिकॉन के सॉलिड में जितने सेपरेशन से इक्विलिब्रियम में सेपरेटेड रहते हैं एटम्स, उतने सेपरेशन पर फाइनली कुछ ऐसा होता है कि ये इस तरह का एक ऐसे एनर्जी फॉर्म कर जाता है। ये 18 में से 4n लेवल्स ऊपर चले जाते हैं, 4n लेवल्स नीचे चले आते हैं, और इनके बीच में ये एक फॉरबिडन रीजन डेवलप कर जाता है। यहाँ कोई अलाउड लेवल बचता ही नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन अब नहीं रह सकता है। तो जो टोटल दोनों मिला करके और 8n लेवल्स थे, उसमें से 4n अब नीचे चले गए और 4n अब ऊपर चले गए। अगर नीचे सिर्फ 3s वाले आते तो 2n लेवल को नीचे आना चाहिए था, नीचे 4n लेवल आ जाता है, इसका मतलब इसके भी कुछ लेवल्स इसमें मिले हुए हैं। तो अब हम कह नहीं सकते कि कितने कौन से लेवल कहाँ गए, इसका कुछ लेवल इसमें है, इसका कुछ लेवल इसमें है, ऐसा है। टोटल में से 4n लेवल नीचे चला आया और 4n लेवल ऊपर चला गया, और इसके लोवेस्ट एनर्जी और इसके हाईएस्ट एनर्जी के बीच लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक एनर्जी गैप बन जाता है, जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। इतने का एनर्जी गैप बन जाता है। नाउ दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड भी दोनों मिल करके बनाते हैं, कंडक्शन बैंड भी दोनों मिल करके बनाते हैं, और बीच में एक फॉरबिडन, बावजूद इसके कि दोनों 3 है, दोनों सेम शेल के अंदर में है, लेकिन इंटर एटॉमिक सेपरेशन को कम होने से हर एटम पर जो नेबरिंग एटम का प्रभाव होता है, उसकी वजह से हर एटम के अंदर 3s और 3p के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कुछ इस तरह से चेंज करती है, घटती बढ़ती है, कि आधे लेवल्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, आधे लेवल्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, और बीच में कुछ फॉरबिडन रीजन डेवलप कर जाता है जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता है, वहाँ कोई अलाउड स्टेट अवेलेबल होती ही नहीं है। तो ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड, और ये हो गया कंडक्शन बैंड। और तब हम लोग कहते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एक फॉरबिडन एनर्जी गैप लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ये कंप्लीटली फिल। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में दोनों मिला करके इन एटम्स, एक एटम में 4 इलेक्ट्रॉन है तो एन एटम में 4n इलेक्ट्रॉन है। तो वो जो 4n इलेक्ट्रॉन है वो लोवेस्ट एनर्जी का सबसे कम एनर्जी से भरना शुरू करेगा,
और जो स्मॉलेस्ट एनर्जी का फॉरेन लेवल है उसको भर देगा, तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा और ये कंप्लीटली एम्प्टी रह जाएगा और बीच में एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होगी एट 0 केल्विन। और इसीलिए हम लोग कहते हैं जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें इसी तरह का कुछ बैंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी एंड देयर एक्सिस्ट्स ए फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह का बैंड स्ट्रक्चर बनाने वाला सॉलिड सेमीकंडक्टर होता है। इंसुलेटर्स में क्या होगा? इंसुलेटर्स में भी किस तरह का बैंड स्ट्रक्चर बनाने वाला सॉलिड इंसुलेटर कहलाएगा? तो इंसुलेटर्स में भी क्या होता है? इन इंसुलेटर्स there is a valence band which is completely filled, conduction band is completely empty, and a forbidden energy gap is there whose value is almost 6 electron volt. Almost 6 electron volt. So valence band, and this situation is not only at 0 Kelvin, rather in case of insulators this situation exists at all temperatures, even at room temperature. Conduction band is completely empty, valence band is completely filled, and this energy gap is there. So valence band is completely filled, conduction band is completely empty, and a forbidden energy gap of about 6 electron volt exists. इस तरह का बैंड स्ट्रक्चर बनाने वाला सॉलिड इंसुलेटर कहलाता है, इंसुलेटर होता है। इट कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ ले जाना, इतना बड़ा एनर्जी के गैप, इतने बड़े एनर्जी गैप के बैरियर को पार करना, कितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर दें, दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड इवन बाय अप्लाइंग a very large potential difference, it is not at all possible to make these electrons drift or flow. This is why this type of solids do not conduct electricity and they are called insulators. यहाँ पर अभी के बाद से अभी तक का जो अपना डिस्कशन था वो इस बात पर केंद्रित था कि एनर्जी लेवल एक सिंगल आइसोलेटेड एटम के केस में हम लोग एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, सॉलिड्स के केस में एनर्जी बैंड्स की बात करते हैं। तो ये एनर्जी बैंड क्या होता है, कैसे फॉर्म करता है, व्हाट इज वैलेंस बैंड, व्हाट इज कंडक्शन बैंड, व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, किस तरह का बैंड स्ट्रक्चर बनाने वाला सॉलिड कंडक्टर होगा, किस तरह का बैंड स्ट्रक्चर बनाने वाला सॉलिड सेमीकंडक्टर होगा, और किस तरह का बैंड स्ट्रक्चर बनाने वाला सॉलिड इंसुलेटर होगा। ये डिस्टिंक्शन हम लोगों ने किया बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के आधार पर। अभी के बाद से इस पूरे चैप्टर में हम लोगों का जो डिस्कशन होगा वो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर में केंद्रित होगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज की बातें पढ़नी है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, पीएन जंक्शंस कैसे बनती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बायसिंग का क्या मतलब होता है, ट्रांजिस्टर्स कैसे फॉर्म करते हैं, ट्रांजिस्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या उसका बेसिक प्रिंसिपल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पीएन जंक्शन का इस्तेमाल रेक्टिफायर के रूप में कैसे करते हैं, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल एम्पलीफायर्स के रूप में कैसे करते हैं,
ऑसिलेटर्स के रूप में कैसे करते हैं, लॉजिक गेट्स वगैरह, ये सारी बातें हम लोग आगे के क्लासेस में करेंगे। सो टुडे वी स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं, एलिमेंटल फॉर्म में, देखिए आजकल सेमीकंडक्टर्स भी भांति भांति के बनाए जा रहे हैं। आजकल डोप्ड सेमीकंडक्टर्स बनाए जा रहे हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाए जा रहे हैं। जैसे एक डाईवैलेंट एलिमेंट और एक हेक्सावैलेंट एलिमेंट का कोई कंपाउंड ले लीजिए, जिंक ऑक्साइड। जिंक इज डाईवैलेंट, ऑक्सीजन इज हेक्सावैलेंट, तो दोनों मिलकर के एवरेज वैलेंसी 6 + 2/2 4 शो करेंगे। और ZnO जो जिंक ऑक्साइड होता है वो सेमी कंडक्टिंग बिहेवियर शो करता है। इट इज अ वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर। वाइड बैंड गैप क्यों बोलते हैं? आमतौर पर जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं, एलिमेंटल फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनके केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। लेकिन इस तरह के जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं, जैसे ZnO का फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, या एनर्जी गैप जिसको आप कह सकते हैं, इट इज 3.35 और 3.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इन कंपैरिजन टू जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, इट इज ऑलमोस्ट थ्राइस, बहुत ज्यादा बैंड गैप है। और इतना लार्ज बैंड गैप होने के बावजूद ZnO इज ए वेरी गुड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। तो इनको वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। हम लोग वैसे सेमीकंडक्टर्स की बात यहाँ 11-12 के स्टैंडर्ड में नहीं करते, वो रिसर्च का विषय है, शोध का विषय है, और आगे के अपर क्लासेस में हम लोग वैसे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की बातें करते हैं। यहाँ पर मोस्टली हम लोग एलिमेंटल फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जिसको कि हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, उनकी बातें करेंगे। तो जितने भी एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं, दे आर ऑल टेट्रावैलेंट। चाहे वो सिलिकॉन हो, चाहे वो जर्मेनियम हो, दे आर ऑल टेट्रावैलेंट। उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वही उसकी वैलेंसी है। अभी आपने देखा सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, तो आउटर मोस्ट शेल में 3s2 3p2 4 था। आउटर मोस्ट शेल वाज n = 3, जिसके s सब शेल में 2 और p सब शेल में 2, तो आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये टेट्रावैलेंट है। और टेट्रावैलेंट होने के कारण होता क्या है कि जब बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स मिल करके सिलिकॉन का सॉलिड फॉर्म करते हैं, जब सिलिकॉन के बहुत सारे एटम्स क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर लाए जाते हैं, लगभग एंगस्ट्रम्स यूनिट के सेपरेशन पर लाए जाते हैं, तो डिफरेंट एटम्स के बीच एक बॉन्डिंग डेवलप करती है। और जितना केमिस्ट्री आप पढ़े हैं, केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा, हर सिलिकॉन या हर जर्मेनियम एटम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। इसलिए जितने भी इस तरह के नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं, दे आर ऑल टेट्रावैलेंट। और जब वो
उनके बहुत सारे एटम्स क्लोजर आकर के सॉलिड फॉर्म करते हैं, तो हर एटम अपने नेबरिंग 4 एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया रहता है। जैसे अगर यहाँ पर कोई सिलिकॉन है, 3 डायमेंशन में भी ऐसा ही होगा, यहाँ 2 डायमेंशनल पिक्चराइजेशन हम लोग कर रहे हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये नेबरिंग 4 सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ रहेगा। इस तरह से, और सारे सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए होंगे। और ये अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना करके अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा होगा, और हर एटम को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, ये भी वैसा ही करेगा। हर जर्मेनियम एटम या हर सिलिकॉन एटम अपने 4 नेबरिंग जर्मेनियम या सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना करके अपना ऑक्टेट पूरा करके स्टेबिलिटी गेन करता है। तो इस तरह से व्हाट आई वांट टू टेल कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, और देखिए जो आउटर मोस्ट शेल का चारों इलेक्ट्रॉन, हर सिलिकॉन या हर जर्मेनियम एटम के आउटर मोस्ट शेल का चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया हुआ है। और वो नेबरिंग एटम के साथ, नेबरिंग 4 एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना करके सारा सिलिकॉन या सारा जर्मेनियम का एटम अपना ऑक्टेट पूरा किया हुआ है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और ये पूरी की पूरी चीज वैलेंस बैंड की कहानी है, क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ गए थे, आप याद कीजिए, जो 3s2 और 3p2 मिल करके, सॉरी इसका सिलिकॉन का कितना था, 14 था, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2, यस। तो ये जो इसमें अवेलेबल तो 6 लेवल होता है एक एटम में, और इसमें 2, तो एक एटम में 8 लेवल है, n एटम में 8n लेवल होता है। 8n लेवल में से 4n लेवल नीचे शिफ्ट कर गया था और 4n लेवल ऊपर शिफ्ट कर गया था, और ये नीचे वाला 4n लेवल कंप्लीटली फिल्ड था, और इसको हम लोग वैलेंस बैंड कह रहे थे। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल हैं वो कहाँ हैं, वो तो यहाँ है। तो ये सारा का सारा बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, वैलेंस बैंड के अंदर की ये कहानी है। तो वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड एवरी एटम इज बॉन्डेड विथ नेबरिंग एटम्स with covalent bond, and there is some forbidden region where allowed energy states or allowed energy levels are not available, where electrons cannot reside, and then conduction band is there which is completely empty at 0 Kelvin. So this is the structure of solid at 0 Kelvin
in case of elemental semiconductors. But even at room temperature, the crystal lattice gets sufficient thermal energy to break some of these covalent bonds. Even at room temperature पर भी क्रिस्टल लैटिस को इतनी सफिशिएंट थर्मल एनर्जी मिल जाती है कि उस एनर्जी को लेकर के, और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं इसमें से कुछ बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं, बॉन्ड एनर्जी के बराबर की एनर्जी मिल जाती है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड कब टूटेगा? अगर मान लीजिए ये बॉन्ड टूट गया और इस बॉन्ड को ब्रेक करके, तोड़ करके कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, लेकिन उसको इतनी एनर्जी नहीं है कि वो कंडक्शन बैंड में जा सके, तो वैलेंस बैंड में तो कहीं खाली जगह है ही नहीं, ये तो कंप्लीटली फिल्ड है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ उसको रहने के लिए वैलेंस बैंड में कोई जगह है नहीं, और बीच में का रीजन फॉरबिडन है, वहां इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है। अब उसके रहने की एक ही जगह है, कंडक्शन बैंड, और अगर इसको इतनी एनर्जी नहीं है कि वो कंडक्शन बैंड में जा सके तो ये बॉन्ड को तोड़ेगा ही नहीं, फिर से बॉन्ड बना लेगा। इसलिए बॉन्ड तभी टूटेगा जब उसको इतनी पर्याप्त एनर्जी मिल जाए कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके। और इसलिए जितने कोवैलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे वैलेंस बैंड में, मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं, बैंड और बॉन्ड। वैलेंस बैंड में जितने कोवैलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे उतना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और वो सारा इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। तो यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट होगी कंडक्शन बैंड में, उतना फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएगा। और वैलेंस बैंड में अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, वैलेंस बैंड में अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो वहां इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अब वहां थोड़ी इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड तोड़ करके और फ्री इलेक्ट्रॉन बन करके कंडक्शन बैंड में चला गया, लेकिन यहां का जो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया तो इस रीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई हो जाती है। ये कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के और इस बॉन्ड को फिलअप करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेना चाहेगा और लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में चला जाना चाहेगा। मतलब किसी भी तरह से ये अपनी तरफ एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, तो ऐसा लगता है जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन को वो गेन करना चाहता है। मैं आपको बता दूं, सही मायने में ये इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, यहां कोई फिजिकल एंटिटी एज सच प्रेजेंट नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक सम पॉजिटिवली चार्ज फिजिकल एंटिटी। इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी है, उसकी वजह से ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को लेकर के ऑक्टेट पूरा करना। तो ऐसा लगता है जैसे यहां कोई पॉजिटिवली चार्ज फिजिकल एंटिटी प्रेजेंट है, बट सही मायने में वहां कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की जो ये वैकेंसी क्रिएट होती है उसको होल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसको होल बोलते हैं। और होल एक लोकलाइज्ड फेनोमेना है। वो जहां पर का बॉन्ड टूटेगा, जहां का इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, वहां एक होल क्रिएट हो जाएगा। और होल जिसको आप कह रहे हैं, वहां कोई भी होल नामक फिजिकल एंटिटी नहीं होता है, वो सिंपली इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। देयर इज नथिंग लाइक समथिंग, देयर इज नथिंग लाइक ए फिजिकल एंटिटी विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट इज सिंपली वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन and nothing else, and this is called hole. And holes are supposed to be, assumed to be positively charged. Holes are positively charged ऐसा नहीं कहना चाहिए। होल अगर कोई चीज होता
तब हम कहते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो माने जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज। होल्स आर सपोज्ड टू बी पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज दे आर डिफिशियंसी ऑफ नेगेटिव चार्जेज। सो होल्स आर सपोज्ड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड होल अपने आप में कोई फिजिकल एंटिटी नहीं होता है, वो सिंपली इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है जो कोवैलेंट बॉन्ड को टूटने से क्रिएट हुई है, उसी को होल कहते हैं, जिस पर माना जाता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और वैलेंस बैंड में जितना होल क्रिएट होगा, कंडक्शन बैंड में एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, क्योंकि कंडक्शन बैंड में वही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ करके फ्री हुए हैं। सो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड is equal to the number density of electrons in conduction band। इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।